ये वीडियो ऐसी नहीं होने वाली है कि यार 1 घंटा लगाया भी, लेक्चर देखा भी, लेकिन उसके बावजूद लगा कि नहीं यार टाइम वेस्ट हो गया। तो भैया बच्चों की बद्दुआएं नहीं लेनी है। बढ़िया सेशन होगा, बीच बीच में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराऊंगा, होमवर्क भी दूंगा और होमवर्क चेक भी करूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंटिटी कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है और कोई जस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। बेटा एज योर एल्डर ब्रदर मेरी सलाह है कि इसमें ज्यादा घुसना मत, ज्यादा इसमें गोते मत खाना, क्योंकि ये सब चैप्टर्स में पढ़ते हो आप 12वीं कक्षा में। ऑल राइट, सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शिवम लोटवानी अकाउंटेंसी। भाई आया है, सिखा के जाएगा। भैया इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वाला लेक्चर तो ऑलरेडी अपलोडेड है, पर कई बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं यार पहले हम अकाउंटिंग टर्म्स सीखना चाहते हैं। और सचमुच मेरी राय भी यही रहती है बच्चों को कि पहले आप अकाउंटिंग टर्म्स सीखो। वो तो किताब के अंदर जो है वो अलग ऑर्डर में चलती है किताब की, पहले अकाउंटिंग के बारे में बहुत सारी थियरी पढ़ाई जाती है ना। तो भैया बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आज का सेशन है। चैप्टर आपकी किताब के हिसाब से चैप्टर 2 होता है, किसी किसी में चैप्टर 1 होता है, कैसे भी हो सकता है। अपन काम की बात करते हैं, आगे बढ़ाते हैं लेक्चर को। तो भैया मेरा नाम जिसको नहीं पता, शिवम लोटवानी, और ऑफ कोर्स आप यूट्यूब चैनल पे आए हो तो उसका नाम ही है शिवम लोटवानी अकाउंटेंसी। ऑलराइट दोस्तों, तो भैया आज का जो टारगेट है हमारा, हमें आज बहुत सारे अकाउंटिंग टर्म्स को सीखना है। अकाउंटिंग टर्म्स जैसे कि आपने सुना भी होगा, कैपिटल, एसेट, लाइबिलिटी, ड्रॉइंग, डेटर, क्रेडिटर, ऐसे कुछ टर्म्स आपने, हो सकता है कि आपने सुने हो, और अगर नहीं सुने तो सुन लो, क्योंकि कॉमर्स की जर्नी में अब पूरी जिंदगी अब आपके कॉमर्स ही कॉमर्स चलने वाला है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, चलो भैया आगे बढ़ाते हैं गाड़ी, प्रभु का नाम लेकर। चैप्टर का नाम मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, यानी कि अकाउंटेंसी के अंदर, हमारे इस सब्जेक्ट के अंदर प्रयोग में आने वाले कुछ शब्द जिनके बारे में हमें पता होना आवश्यक है, जरूरी है। चलें भैया, तो ऐसा ही सबसे पहला जो शब्द है वो है एंटिटी। आराम आराम से शुरुआत करेंगे, और मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं, बिफोर आई स्टार्ट दिस सेशन फर्दर, ये वीडियो ऐसी नहीं होने वाली है कि यार 1 घंटा लगाया भी, लेक्चर देखा भी, लेकिन उसके बावजूद लगा कि नहीं यार टाइम वेस्ट हो गया। तो भैया बच्चों की बद्दुआएं नहीं लेनी है। बढ़िया सेशन होगा, बीच बीच में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराऊंगा, होमवर्क भी दूंगा और होमवर्क चेक भी करूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। और जो लाइनें मैं लिखकर लाया हूं उसको आप नोट्स के माध्यम में पा लीजिएगा। आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, जिसके थ्रू आप इस पीडीएफ पर पहुंच जाओगे और ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे एब्सोल्युटली फ्री। तो इनको पढ़ना, और जो लाइनें यूज की गई हैं उन्हें बार बार पढ़ोगे तो आपके दिल में समा जाएंगी, दिमाग में समा जाएंगी, तो एग्जाम लिखते वक्त याद रहेंगे 4 नए शब्द, राइट, 4 बातें याद रहेंगी तो नंबर आएंगे। एंटिटी क्या होता है बेटा? एंटिटी का मतलब होता है एक इकोनॉमिक यूनिट जिसकी एक अपनी पहचान है। एंटिटी कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, और कोई जस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। तो यहां पर लिखा है एंटिटी इज अ पर्सन। एंटिटी का मतलब समझो, एंटिटी का मतलब जिसकी खुद की पहचान है, बात खत्म। एंटिटी तो एक पर्सन, एक बिजनेस या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज इट्स ओन सेपरेट आइडेंटिटी, जिसकी खुद की एक अपनी पहचान है। ऐसे इंसान या ऐसे बिजनेस या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को अपन एंटिटी बोल देते हैं, ठीक है। अगर आपके पड़ोस में एक दुकान है जिसको एक लाला जी चलाते हैं, गुप्ता जी, तो गुप्ता जी हमारे लिए एक एंटिटी है। और गुप्ता जी की जो दुकान है, सपोज वो गुप्ता ट्रेडर्स के नाम से है, तो वो भी एक एंटिटी है। इवन आपका जो स्कूल है वो भी एक एंटिटी है। इवन ये जो प्लेटफॉर्म है शिवम लोटवानी अकाउंटेंसी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन समझ लो आप इसको, ये भी एक एंटिटी है। और मैं भी एक एंटिटी हूं और तू भी एक एंटिटी है। तो बिजनेस एंटिटी मींस अ स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल बिजनेस एंटरप्राइज लाइक जोमैटो, स्विगी, मीशो, रैपिडो, एचडीएफसी बैंक, अमूल, रिलायंस, ये सब यू हैव केम अक्रॉस ऑल दीज नेम्स, राइट। तो ये सारे एंटिटीज हैं। और सच बताऊं तो हर एक एंटिटी की एक अपनी अकाउंटिंग होती है। तो ये जितने बिजनेसेस के मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, ये सब एक अकाउंटिंग एंटिटी हैं। एक अकाउंटिंग एंटिटी का मतलब सबकी अपनी अपनी अकाउंटिंग होगी ना यार। अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओगे बीइंग एन अकाउंटेंट, तो वो जोमेटो के अलग बनेंगे, स्विगी के अलग बनेंगे, जाहिर सी बात है। तो सर जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पिक्चर लेके आया हूं मैं आपके लिए, यहां पर देखो आपको कितनी सारी बिजनेस एंटिटीज दिख रही हैं आपको, है ना। तो बिजनेस एंटिटी का मतलब है एक इकोनॉमिक यूनिट जहां पर कुछ धंधा किया जा रहा है, कुछ बिजनेस किया जा रहा है। ये देखिए एचडीएफसी बैंक, अमूल, रिलायंस, चाय पॉइंट,
एयरटेल, बाटा, श्री गणेश ज्वेलर्स, ये पूरा मार्केट एरिया है। एंटिटी के बारे में मैंने आपको बताया, अच्छा लगा। आगे बढ़ जाते हैं, आगे चलिए भैया, आगे बढ़ाते हैं गाड़ी को और अब पढ़ते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है। देखो सर, आप अकाउंटेंट बनने जा रहे हो और मैं तो चाहूंगा, मेरी भगवान से दुआ है और आपको मेरा आशीर्वाद है कि आप बहुत आगे तक जाओ इस लाइन के अंदर, बहुत आगे तक जाओ इस फील्ड के अंदर। लेकिन बेसिक अकाउंटेंट जो होता है उसका काम क्या होता है? रिकॉर्ड करना, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, एक बिजनेस में होने वाली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। तो ये ट्रांजैक्शंस होती क्या है बेटा? ट्रांजैक्शंस का मतलब अगर मैं बिल्कुल आसान भाषा में बताऊं ना, बिल्कुल मतलब जैसे कि मैं अपने घर में किसी को समझा रहा हूं, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है बच्चे लेन देन। जो भी आप लेन और देन करते हो, लेन देन का मतलब ट्रांजैक्शन होता है, दैट्स इट। अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं। एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। इट कैन बी अ परचेज ऑफ गुड्स, रिसीट ऑफ मनी, पेमेंट टू अ क्रेडिटर, इनकरिंग एक्सपेंसेस एटसेट्रा। इट कैन बी अ कैश ट्रांजैक्शन और अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। एक ऐसा इकोनॉमिक इवेंट जो दो या दो से ज्यादा एंटिटीज के बीच हो रहा है, जिसमें पैसे का आना, माल खरीदना, गुड्स खरीदना, या अपने सप्लायर की रुकी हुई पेमेंट को चुकाना। और ये नकद भी हो सकता है और उधार भी हो सकता है। कई बार होता है हम अपनी दुकान में माल भरवाते हैं लेकिन हम सप्लायर को पैसा अभी नहीं देते, हम कहते हैं परसों देंगे, पर फिर भी ये ट्रांजैक्शन है। और अगर मैं अपने शब्दों में बताऊं तो ये मेरे शब्द हैं, हाँ ये मेरे शब्द हैं। अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। बिजनेस ट्रांजैक्शन वो जो उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बदलेगा। अच्छा, फाइनेंशियल पोजीशन कब बदलती है? जब आपकी एसेट्स, लायबिलिटीज या कैपिटल की वैल्यू में बदलाव आता है। सर हमें तो इन टर्म्स का मतलब पता ही नहीं है। हाँ तो बेटा सही वीडियो में आए हो ना, बने रहो थोड़ी देर, पता लग जाएगा। बिजनेस ट्रांजैक्शन, आप बिजनेस करोगे तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होंगी। दिखाता हूं, ये आपके सामने एक पिक्चर है, ये देखो कितनी सारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। ये पेमेंट की जा रही है, आंटी सब्जी खरीद रही हैं, अब पता है आंटी पैसे पता नहीं दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं, भगवान जाने, बट ट्रांजैक्शन है। यहां देखो ये पेमेंट हो रही है, ये भी एक ट्रांजैक्शन है। यहां पे कुछ सामान खरीदा जा रहा है, ये भी ट्रांजैक्शन है। एटीएम से पैसे विड्रॉ कर रहे हैं भाई साहब हमारे बाबूजी, ये भी ट्रांजैक्शन है। तो लेन देन, और लेन देन को ही रिकॉर्ड करना है भैया, वरना किस बात के अकाउंटेंट है हम? हाँ चलिए भैया आगे बढ़ाते हैं गाड़ी को और आपके सामने एक सवाल डाल देते हैं, क्योंकि टाइम पास वीडियो तो बनानी नहीं है ना मेरे भाई, क्वेश्चन भी तो दिखाऊं कि एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है। सामने आपके क्वेश्चन है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जिन्होंने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वाली मेरी वीडियो देखी है वो इस बात को जानते हैं कि बिजनेस के अंदर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, अकाउंटिंग में केवल वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं जो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बदलेंगी। अब आपके सामने 4 एग्जांपल्स हैं। विड्रू 10,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर ने अपनी दुकान से 10,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, घर ले गया, ट्रांजैक्शन है भैया, हमारे बिजनेस की एसेट कम हो गई, ये तो ट्रांजैक्शन है। अगला, प्रोप्राइटर ने विड्रॉ करे 20,000 फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म टू पे द स्कूल फीस ऑफ हिज सन, फिर पैसे घर ले गया। पहले रीजन नहीं पता था क्यों लेकर गया, दूसरे वाले में रीजन बता दिया कि भैया अपने बेटे की स्कूल फीस पे करने के लिए दुकान के बैंक अकाउंट से पैसा लेकर गया है, ट्रांजैक्शन है। बिजनेस की एक एसेट कम हो गई, कौन सी? बैंक। अगला, प्रोप्राइटर ने विड्रॉ करे 12,000 फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट टू पे द स्कूल फीस ऑफ हिज सन। अपने बेटे की स्कूल की फीस जमा करने के लिए अपने पर्सनल अकाउंट से उसने पैसे निकाले, यानी बिजनेस वाले खाते से पैसे नहीं निकाले, घर के खाते से पैसा निकाला गया है। तो अगर घर के खाते से पैसा निकाला गया है और अपने बेटे की स्कूल फीस पे करी है उसने, तो यह बिजनेस के लिए कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। तो यही आंसर हो गया। हाँ, पर फिर भी डी वाला पढ़ लेते हैं। गुड्स टेकन वर्थ ₹3,000 फॉर पर्सनल यूज। यहां पर क्या है, हमने दुकान का माल निकाला और हम घर लेके गए। गुड्स हम माल को कहते हैं, आगे बताऊंगा आपको इस बारे में। तो ए, बी और डी ये ट्रांजैक्शंस हैं बिजनेस के लिए, लेकिन ये जो सी में लिखा है, सी पार्ट जो है, दैट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन है लेकिन घर के लिए, हमारे बिजनेस के लिए ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। आगे बढ़ाते हैं सर गाड़ी। और अब आगे गाड़ी बढ़ाने से पहले मैं आपके सामने एक लाइव एग्जाम्पल लेकर आया हूं। मैंने ये एग्जाम्पल क्रिएट करा है और इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने ऑफ कोर्स एआई की मदद से ही मैंने एक दुकान क्रिएट करी है। आई एम अ हार्ड कोर कचौड़ी लवर। अगर आपको भी कचौड़ी खाना बहुत पसंद है तो आप कमेंट्स में अपना प्यार दे सकते हैं और बता सकते हैं, तो वो ब्रो कोड जनरेट हो जाएगा हमारा एक आपस में, ठीक है।
तो मैं तो भाई हार्डकोर कचौड़ी फैन हूं। तो सामने मैंने एक पप्पू कचौड़ी भंडार क्रिएट करवाया है, और पप्पू कचौड़ी भंडार में आप देख सकते हो ये कचौड़ियां तल रही हैं, समोसे हैं, भजिया है, और कुछ चीजें हैं जो इस्तेमाल में ली जा रही हैं। इस्तेमाल में लिया जा रहा है ये फ्रिज, इस्तेमाल में लिया जा रहा है सिलेंडर, कढ़ाई, ये चीज, ये चूल्हा, हाँ, ये बड़ा सा पतीला, राइट। इसके अलावा ये पूरी दुकान इस्तेमाल में ली जा रही है, ये बिल्डिंग भी और ये लैंड भी जिसके ऊपर ये दुकान खड़ी है, इस्तेमाल में लिया जा रहा है। ये वाटर कूलर, ये पंखा, ये थोड़ा सा फर्नीचर, ये सारी चीजें जो है इनका मालिक कौन है? सर इन सारी चीजों का मालिक ये है पप्पू। पप्पू ओनर है भाई दुकान का। और ये जितनी चीजें मैंने आपको गिनवाई हैं, इन सब पे मालिकाना हक किसका है? पप्पू का। सर कचौड़ियां, अरे भाई कचौड़ियां बिक जाएंगी तो कस्टमर की हो जाएंगी, लेकिन अभी तो पप्पू की है ना भाई। तो हर वो चीज जो आपकी है, हर वो चीज जिस पे आपका अधिकार है, हर वो चीज जो आप ओन करते हो, उसे हम बोलते हैं बेटा एसेट। ये घड़ी मेरी एसेट है, ये माइक मेरी एसेट है, ये शर्ट मेरी एसेट है, और ये जो बोर्ड है जिसके थ्रू मैं पढ़ा रहा हूं मेरी एसेट है, ये कैमरा जो मुझे रिकॉर्ड कर रहा है मेरी एसेट है, ये पेन मेरी एसेट है। फॉर्मली थोड़ा सा अगर मैं समझाने की कोशिश करूं एसेट का मतलब, तो भैया एसेट जो है वो दो तरह की होती हैं, ठीक है। एसेट का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, अब थोड़ा फॉर्मली पढ़ लेते हैं। लिखा है यहां पर, एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय एन एंटिटी या एंटरप्राइज। वो प्रॉपर्टीज जो ओन की गई हैं एक एंटिटी या एंटरप्राइज के द्वारा। दीज आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज दैट कैन बी यूजफुली एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। केवल उन्हीं चीज को आप एसेट्स बोल सकते हैं जिसे आप पैसे के टर्म्स में, जिसकी वैल्यू बता सकते हैं आप मॉनेटरी टर्म्स में। होता क्या है, कई बार ना हम काम पे रख लेते हैं किसी को, जैसे सपोज आपने इसको काम पर रखा हुआ है, या ये पीछे एम्प्लॉय है सपोज, उसको काम पर रखा हुआ है, तो एम्प्लॉय जो है वो चाहे आपके लिए कितना ही बेनिफिशियल क्यों ना हो, आप उसको एसेट नहीं बोल सकते। एसेट उसी को बोलोगे जिसकी वैल्यू आप रुपीज में बता सकते हो, मनी के टर्म्स में बता सकते हो, ठीक है सर। तो भैया एसेट्स के बारे में और पढ़ते हैं। कहता है जी, इन अदर वर्ड्स एनीथिंग विच विल इनेबल द फर्म टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फ्यूचर इज एन एसेट। हर वो चीज जो फ्यूचर में आपको पैसा कमाने में, प्रॉफिट कमाने में, बेनिफिट कमाने में मदद करेगी, वो एसेट है। एग्जाम्पल के तौर पर आपकी दुकान का जो लैंड यूज हो रहा है, बिल्डिंग यूज हो रही है, मशीनरी आपकी यूज हो रही है, और जो माल हम बेचते हैं, जिस भी चीज में हम डील करते हैं उसको हम गुड्स बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। कैश आपकी एसेट है, बैंक बैलेंस आपकी एसेट है, डेटर्स आपकी एसेट है, कॉपीराइट, गुडविल, सबका मतलब बेटा धीरे धीरे आएगा आगे, तो मैं यहीं पर जो है ना, मैं हल्के में नहीं बताना चाहता, डिटेल में हम उसको पढ़ेंगे आगे। सर एसेट्स का अगर मैं आपको क्लासिफिकेशन बताने की कोशिश करूं तो बेटा एसेट्स मेनली दो तरह की होती हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए, एसेट्स दो तरह की होती हैं। कुछ होती हैं बेटा करंट एसेट्स, और कुछ होती हैं प्यारे बच्चों नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, मतलब कैसे हम परिभाषित करेंगे करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स को? बेटा ऐसा है, जो एसेट्स, देखो नाम में ही उसका मतलब है, ज्यादा घबराने की, परेशान होने की जरूरत है नहीं, असल में उसके नाम में ही उसका मतलब है। जो एसेट आपके पास करंट में रहेगी, कुछ टाइम तक रहेगी, वो करंट एसेट है, और जो लंबे समय तक आपके पास रहने वाली है वो नॉन करंट एसेट है। जैसे पप्पू कचौड़ी भंडार पे जो कचौड़ियां तली गई हैं अभी अभी, क्या वो लॉन्ग टर्म तक रहेंगी? नहीं, बिक जाएंगी, अभी बिक जाएंगी और कैश आ जाएगा, यानी कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, वो करंट एसेट है। लेकिन जो सिलेंडर है वो थोड़ी बेचते हैं हम, हमारा सिलेंडर बेचने का बिजनेस थोड़ी है। तो ये जो सिलेंडर आपको दिख रहा है, ये जो सिलेंडर आपको दिख रहा है, ये जो फर्नीचर आपको दिख रहा है, ये हमारी नॉन करंट एसेट्स है। पंखा, ये लैंड, बिल्डिंग नॉन करंट एसेट है, लंबे समय तक चलने वाला है। यानी वो एसेट्स जो आप बेचने के लिए नहीं, बल्कि लंबे समय तक यूज करने के लिए जिन्हें आप लाते हो, खरीदते हो, वो नॉन करंट एसेट्स होती हैं। और करंट एसेट्स जिन्हें आप कुछ टाइम में ही बेच दोगे और कैश में कन्वर्ट कर लोगे। अच्छा, और सर जो ऑलरेडी कैश की फॉर्म में ही है, जो गल्ले में हमारे कैश है, वो भी करंट एसेट है। तो करंट एसेट को डिफाइन करने के क्या क्या तरीके हुए बताता हूं मैं आपको। अब पढ़ते हैं जरा तमीज से। बहुत खूबसूरत लाइनें लिखी हैं सर, और आप इससे नोट्स भी बना सकते हो। मैं तो चाहता हूं वीडियो पॉज कर करके अपने नोट्स बनाओ, लिखते लिखते आपको याद भी हो जाएगा, मजा आ जाएगा। लिखा सर, करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश, और कैश अगर बोलता हूं तो साथ साथ आप बैंक भी इंक्लूड कर लीजिएगा,
नंबर एक, करंट एसेट वो जो ऑलरेडी कैश की फॉर्म में या कैश के इक्विवेलेंट है, मतलब कि बैंक की फॉर्म में। या फिर करंट एसेट वो है जिसको आपने रखा है कन्वर्ट करने के लिए, फॉर देयर कन्वर्जन इनटू कैश, और यूजुअली विद इन 1 ईयर। कचौड़ी, मैं चाहता हूं कैश में कन्वर्ट हो जाए, यानी बिक जाए टाइमली। 1 साल के अंदर अंदर आप अपनी करंट एसेट्स को बेच देते हो, राइट? यानी हर वो एसेट जो आप चाहते हो कि 1 साल के अंदर अंदर बिक ही जाए हर हालत में, वो करंट एसेट है। तो जो टाइम पीरियड है जो करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स को डिफाइन करता है, वो 1 ईयर है बेटा। जो करंट एसेट्स हैं विच आर हेल्ड फॉर मैक्स 1 ईयर, मैक्सिमम 1 ईयर। जो एसेट्स आपके पास मैक्सिमम 1 साल तक रहती हैं, वो करंट एसेट्स हैं। दुकान का जो माल है, आप क्या चाहते हो 3 साल बाद बिके? नहीं, आप चाहते हो तुरंत बिक जाए। आपका अगर घड़ियों का बिजनेस है, आप क्या चाहोगे कि जो घड़ियां आपने दुकान में खरीदी हैं बेचने के लिए, वो क्या 4 साल में बिके? नहीं भाई, मैं तो चाहता हूं अगले दिन बिक जाए। चलो 1 महीने में बिक जाए, 2 महीने में बिक जाए, मैक्सिमम 1 साल। ठीक है ना? अच्छा जी, और क्या लिखा है सर करंट एसेट्स के बारे में? और फॉर देयर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। बड़ी खूबसूरत चीज है सर। नंबर एक, करंट एसेट वो है जो ऑलरेडी कैश या कैश के इक्विवेलेंट है। नंबर दो, करंट एसेट हर उस एसेट को बोलेंगे जो कि मैं कैश में कन्वर्ट करना चाहता हूं, कैश में कन्वर्ट करना चाहता हूं, वो भी 1 साल के अंदर अंदर। और नंबर तीन, करंट एसेट हम उसको बोलेंगे जिसको हम कंज्यूम करेंगे गुड्स के प्रोडक्शन में। जैसे कचौड़ी हमारे लिए गुड्स है, हम कचौड़ी बेचते हैं, तो कचौड़ी के प्रोडक्शन में हम किसका यूज करते हैं? मैदा, मसाला, कुछ मसाले, नमक, आलू की सब्जी वगैरह। तो ये सब भी आपके लिए करंट एसेट ही है। एग्जाम्पल बड़े अच्छे अच्छे दिए गए यहां पर। कैश जो आपके हाथ में है, कैश जो आपके बैंक में है, जो आपके पास स्टॉक है जिसे आपको बेचना है, ठीक है जी, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑफ कोर्स। जो आपके डेटर्स हैं, डेटर्स वो जिनसे पैसा लेना होता है, आगे भी बताऊंगा। जो आपने शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं, वो भी आपकी करंट एसेट है बेटा। क्लियर हो गई बात? अब मैं आपको बताना चाहूंगा नॉन करंट एसेट्स के बारे में। नॉन करंट एसेट्स बेटा, नॉन करंट एसेट्स जिन्हें आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है, और लॉन्ग टर्म की परिभाषा क्या है बेटा? मोर देन 1 ईयर, मोर देन अ ईयर, मोर देन 1 ईयर। क्लियर हो गई बात? सर और बताओ ना नॉन करंट एसेट्स के बारे में। आजा बेटा, समझ ले बेटा। नॉन करंट एसेट्स, देखो बेटा, नॉन करंट एसेट्स को पहचानना बहुत आसान है। आप सीधा बोल सकते हो वो एसेट्स जो करंट एसेट्स नहीं है। लेकिन फिर भी कंफ्यूजन ना हो तो नॉन करंट एसेट्स को अच्छे से समझ लो भाई। इससे कम से कम आपको यह समझ में आ जाएगी कि कौन सी एसेट्स करंट एसेट्स नहीं है। ठीक है बेटा, नॉन करंट एसेट्स असल में 2 तरह की होती हैं। नंबर एक, फिक्स्ड एसेट्स, और नंबर 2, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स बेटा, फिक्स्ड एसेट्स फिर 2 तरह की होती हैं। कुछ होती हैं टेंजिबल और कुछ होती हैं प्यारे बच्चों इनटेंजिबल। सर क्या फर्क है? आइए सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स को समझते हैं। बेटा, ये वो एसेट्स हैं जो फिक्स्ड हैं, आपके पास ही रहेंगी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और जो आपको डायरेक्ट बेनिफिट देती हैं। क्या बोला मैंने? डायरेक्ट बेनिफिट देती हैं। बेनिफिट ये भी देती है लेकिन इनडायरेक्ट। सर फिक्स्ड एसेट्स में 2 आती हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। वो एसेट्स जिन्हें आप देख सकते हो, छू सकते हो, वो टेंजिबल एसेट्स होती हैं बेटा। जैसे कचौड़ी वाला अगर मैं एग्जांपल लूं, तो कौन कौन सी टेंजिबल एसेट्स हैं यहां पर? सिलेंडर, आप देख सकते हो, छू सकते हो। ये कढ़ाई गर्म है लेकिन फिर भी देख सकता हूं, छू सकता हूं। इसके अलावा फर्नीचर है, पंखा है, ये स्टॉल लगा हुआ है। ऑल दीज आर टेंजिबल एसेट्स। वो लैंड अगर हमारा है तो, ये दुकान अगर खुद की है तो, अब किराए की दुकान है तो उसको तो एसेट ही नहीं बोलेंगे अपन, ऑफ कोर्स। तो टेंजिबल एसेट्स मैं देख सकता हूं, छू सकता हूं। तो सर फिर इनटेंजिबल एसेट्स क्या वो होती हैं जिन्हें हम देख भी नहीं सकते और छू भी नहीं सकते? हाँ, वही होती है इनटेंजिबल एसेट्स। तो सर कुछ एग्जांपल्स हो जाएं इनटेंजिबल एसेट्स के। जी बिल्कुल बेटा, ये जो नाम आपको दिख रहा है पप्पू कचौड़ी भंडार, आप जानते हैं ये जो नाम है, इसकी रेपुटेशन है मार्केट में। इसकी वजह से बहुत कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं। इस नाम को, इस रेपुटेशन को हम गुडविल बोलते हैं बेटा, और गुडविल भी हमारी एसेट है। सर नहीं, गुडविल को हमने खरीदा थोड़ी होता है। अरे खरीदा नहीं तो क्या हुआ, बेच तो सकते हो। आपने खुद बनाया अपनी गुडविल को, आप बेच सकते हो। पप्पू अगर चाहे अपनी दुकान अगर किसी को बेचे
तो एक्स्ट्रा पैसे लेगा ना नाम के, गुडविल। तो दोस्तों अगर मैं यहां पर आपको कुछ एग्जांपल्स लिखूं तो इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर एग्जांपल के तौर पर गुडविल तो है ही, ये तो कोई भी नहीं भूलता, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। इसके अलावा पेटेंट्स, ये एक इंटेंजिबल एसेट है। इसके अलावा कॉपीराइट, ये भी एक इंटेंजिबल एसेट है। ट्रेडमार्क भी एक इंटेंजिबल एसेट है, बिजनेस स्टडीज में पढ़ोगे आप इन सारी चीजों के बारे में। कॉपीराइट का मतलब मैंने कोई आर्ट फॉर्म क्रिएट करी है, मैंने कोई गाना लिखा है, कोई स्टोरी लिखी है, कोई लाइन लिखी है, कॉम्पोजिशन है मेरा, तो उसको कोई कॉपी ना कर सके, तो कॉपीराइट जो है वो मेरी इंटेंजिबल एसेट है, मैं बेचूंगा तब आप कॉपी कर सकते हो, है ना। पेटेंट्स, आपने कोई टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट करा है, टेक्नोलॉजी की आपने कोई खोज करी है, कोई आपने उड़ने वाली गाड़ी बनाई है, तो इस टेक्नोलॉजी को भी आप सामने वाले को अलाउ करोगे तभी वो कॉपी कर सकता है, ये भी इंटेंजिबल एसेट है। और टेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल तो खैर आपको पता ही है, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, ठीक है, आपकी मशीनरी हो गई, ये सब आपकी टेंजिबल एसेट्स हैं, आप इन्हें देख सकते हो, छू सकते हो। सर कैश को भी तो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो हमारी दुकान में माल है, स्टॉक, गुड्स, उसे भी तो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। पर बेटा वो तो नॉन करंट एसेट्स का पार्ट ही नहीं है ना, वो तो ऑलरेडी करंट एसेट का पार्ट है। और ये जो क्लासिफिकेशन हो रही है ये किस कैटेगरी में हो रही है, नॉन करंट एसेट में हो रही है। क्लियर हो रही है बात। अब सर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, जो आपने लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रखा है कचौड़ी वाला, लेकिन हो सकता है किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हो, कोई एफडी करा रखी हो, कोई और इन्वेस्टमेंट कर रखी हो, तो वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में आ जाता है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट्स जो आपने लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कर रखी है, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्लियर हो गई बात। एक और चीज आती है इसमें, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। सर इसका मतलब क्या होता है सर? सर लोन लेना तो हमारी एसेट नहीं होता। हाँ, ये वो लोन नहीं है जो हमने ले रखा है, ये वो लोन है जो आपने किसी को दे रखा है, या आपने किसी को पैसा एडवांस कर रखा है, एडवांस दे रखा है, और वो भी लंबे समय के लिए। आपकी दुकान में, आपकी कंपनी में कोई इंप्लॉय काम करता है, आपने उसको लोन दे दिया। बड़ी बड़ी कंपनीज देती हैं अपने इंप्लॉयज को लोन, ताकि उनका इंप्लॉय बेचारा बाहर किसी बैंक से लोन ना ले, तो लोन दे दिया और लॉन्ग टर्म के लिए दिया है, 3 साल बाद दे देना, कोई बात नहीं, ये हमारी एसेट है, और वो भी नॉन करंट। क्लियर हो गई बात। चलिए सर, ये कुछ कहानी थी करंट और नॉन करंट एसेट्स के बारे में। अब जरा नॉन करंट एसेट्स को फटाफट से रीड करेंगे और आगे चलेंगे। सर लिखा है यहां पर, इट रेफर्स टू दोज एसेट्स विच हैव बीन परचेज्ड बाय द एंटरप्राइज फॉर लॉन्ग टर्म यूज एंड नॉट फॉर रीसेल। नॉट फॉर रीसेल, ये वो एसेट्स हैं जो हमने लॉन्ग टर्म यूज के लिए खरीदी हैं, रीसेल के लिए नहीं खरीदी हैं। अगर हमारा बिजनेस नॉर्मली चल रहा है तो हम रीसेल नहीं करेंगे। हाँ, दुकान बिकने पर ही आ गई है तो बेचना पड़ेगा फिर इन एसेट्स को। ठीक है सर। द बेनिफिट फ्रॉम नॉन करंट एसेट्स इज डिराइव्ड ओवर अ लॉन्गर पीरियड। आपकी जो करंट एसेट होती है, लाइक जो आपके गुड्स हैं, वो तुरंत बिक जाएंगे, तुरंत आपको बेनिफिट दे देंगे, लेकिन नॉन करंट एसेट्स आपको लॉन्ग पीरियड में बेनिफिट देती हैं। एग्जाम्पल होगा लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, गुडविल, ट्रेडमार्क एटसेट्रा। चलें आगे। सर बात होगी अब फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में। व्हाट आर फिक्टिशियस एसेट्स? बेटा एज योर एल्डर ब्रदर मेरी सलाह है कि इसमें ज्यादा घुसना मत, ज्यादा इसमें गोते मत खाना, क्योंकि ये 12वीं कक्षा में आपको बेहतर समझ में आता है, क्योंकि ये सब चैप्टर्स में पढ़ते हो आप 12वीं कक्षा में। तो फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब असल में ये एसेट है ही नहीं। पहली बात तो ये कुछ ऐसे खर्चे हैं जिन्हें हम धीरे धीरे करके अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर शो करेंगे, धीरे धीरे करके शो करेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज बेटा आपने एक खर्चा करा 5 करोड़ रुपए, और आपको लगा कि यार 5 करोड़ का खर्चा तो मैंने करा है, पर इस खर्चे ने मुझे बेनिफिट तो 5 साल तक देना है, 5 साल तक। तो अगर मैं डिवाइड करूं 5 इयर्स से, तो हर साल कितना आया? 1 करोड़। तो मैं केवल 1 करोड़ का खर्चा शो करूंगा इस साल। मैं इस साल केवल 1 करोड़ का खर्चा शो करूंगा, हालांकि मैंने पे करे 5 करोड़, पर मैं 1 करोड़ खर्चा शो करूंगा, और बाकी का जो 4 करोड़ है उसे मैं अपनी एसेट शो करूंगा। पर ये एक्चुअली कोई एसेट थोड़ी है। क्या ये 4 करोड़ रुपए पड़े हैं आपके हाथ में? क्या आप देख सकते हो, छू सकते हो? क्या इस 4 करोड़ का बेनिफिट अभी ले सकते हो आप? नहीं, ये सिर्फ दिमाग में एसेट है, ये मेरे फिक्शन में है ये एसेट, इसीलिए इसको फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। तो सर ये कई स्कूलों में तो मैम या सर छेड़ते ही नहीं इस टॉपिक को, क्योंकि इररिलेवेंट है 11th क्लास के बच्चे के लिए। 11th क्लास के बच्चे से नहीं पंगे लेने चाहिए इस चैप्टर में, इस टॉपिक में।
बट स्टिल कई पूछ लेते हैं, तो भाई आया है सिखा के जाएगा। डेफिनेशन लिख दी, एग्जाम्पल दे दिए, लिखा इट रेफर्स टू दोज एसेट्स विच डू नॉट हैव एनी फिजिकल फॉर्म एंड हैव नो रियलाइजेबल वैल्यू। ये वो एसेट्स हैं जो जिनकी ना तो कोई फिजिकल फॉर्म है और ना ही ये बिक सकती हैं, सो दैट आप इनसे कैश प्राप्त कर लो, ना बिक भी नहीं सकती। सच एसेट्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश। fictitious assets are actually expenses or losses that are not yet fully written off and are shown as assets temporarily। इन्हें हम टेम्पररी बेसिस पे सिर्फ एसेट बोलते हैं, सिर्फ टेम्पररी बेसिस पे। एग्जांपल्स प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, हेवी एडवर्टाइजमेंट एटसेट्रा। इररेलेवेंट सी स्लाइड है ये, ठीक है ना, इसको सिर्फ एक बार एग्जाम में जाने से पहले, यूटी में बैठने से पहले रीड आउट कर लेना है अच्छे से, ठीक है। और गुडविल जो है वो फिक्टिशियस एसेट में नहीं आएगा, वो ऑलरेडी इंटेंजिबल एसेट में आ चुका है। चलते हैं सर आगे, और फिर से एक क्वेश्चन आ गया। पप्पू का एग्जांपल दिया था कचौड़ी वाले का, देखता हूं कौन सही आंसर करता है। पप्पू ने परचेज करा एक सेकंड हैंड स्कूटर, पुराना स्कूटर खरीद लिया उसने, कोई बात नहीं, टू डिलीवर बिजनेस ऑर्डर्स, कचौड़ियां डिलीवर करने के लिए उसने स्कूटर खरीद लिया। आपको बताना है कि उस स्कूटर को अपन क्या बोलेंगे। क्या वो स्कूटर हम बेचना चाहते हैं? नहीं, बेचना तो हम कचौड़ियों को चाहते हैं। क्या वो स्कूटर हम कैश में कन्वर्ट कर लेंगे 12 महीने के अंदर अंदर? नहीं, लॉन्ग टर्म रखेंगे ना। तो यानी करंट एसेट्स के पैरामीटर्स में वो नहीं आ रहा, तो वो नॉन करंट एसेट है। और नॉन करंट एसेट में भी वो क्या है? नॉन करंट में फिक्स्ड एसेट है, इंटेंजिबल तो नहीं है, करंट भी नहीं है, नॉन करंट है। पर नॉन करंट में भी ज्यादा डिफाइंड है ना फिक्स्ड एसेट। अब नॉन करंट एसेट में तो इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो सी पार्ट इज द राइट आंसर। तो एग्जाम में जो रियलिस्टिकली क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी तो दिखाने हैं ना मैंने आपको, वरना क्या ही फायदा है इस वन शॉट को देखने का। चलिएगा आगे चलते हैं दोस्त, और अब शुरू होता है लाइबिलिटीज का टॉपिक। ये देखो भैया क्या लिखा है लाइबिलिटीज के बारे में, पढ़ो, शाबाश, पढ़ो पढ़ो क्या लिखा है, अपन तो पानी पी रहा है। सर यहां पर लिखा है इट रेफर्स टू एन अमाउंट ओइंग बाय वन एंटिटी। अरे छोड़ो इसको, छोड़ो यार, देसी तरीके से समझते हैं अपन क्या है लाइबिलिटी। बेटा लाइबिलिटी का सिंपल जो मतलब होता है वो होता है कर्ज। कर्ज, आपके सर पे जो कर्जा है वो लाइबिलिटी है। आपने अपने दोस्त से पैसा उधार ले लिया, लाइबिलिटी। बैंक से लोन ले लिया, लाइबिलिटी। बिजली का बिल आया और आपने तुरंत पे कर दिया, कोई लाइबिलिटी नहीं है। लेकिन हां बिजली का बिल आ गया, उसके बावजूद आपने पे नहीं करा, तो लाइबिलिटी। तो यानी ये एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, कर्तव्य है, और वो भी फाइनेंशियल, चुकाना है। इट रेफर्स टू एन अमाउंट ओइंग बाय, बेटा ओइंग का मतलब होता है कि हमने ले रखा है, हमने देना है किसी का पैसा, बाय वन एंटिटी टू अनदर, पेबल इन टर्म्स ऑफ मनी और गुड्स और सर्विसेज। मैंने आपका पैसा चुकाना है तो भी लाइबिलिटी, या फिर मैंने आपसे पैसा ले लिया और अभी कचौड़ियां दी नहीं, तो जब तक नहीं दे देता तब तक के लिए वो भी लाइबिलिटी है। या सपोज मैं आपको कोचिंग सेंटर में बुलाऊं और मैंने आपसे फीस ले ली और कोर्स नहीं कराया, ये भी लाइबिलिटी है। इन शॉर्ट लाइबिलिटीज का मतलब कर्जा होता है। तो इन जनरल लाइबिलिटीज आर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस टू आउटसाइड पार्टीज अराइजिंग फ्रॉम इवेंट्स दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है बेटा, अब सुनिएगा लाइबिलिटीज का मतलब। जैसे मैंने आपको बताया था एसेट्स दो तरह की होती हैं, ऐसे ही बेटा लाइबिलिटीज भी दो तरह की होती हैं। कुछ होती हैं करंट और कुछ होती हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज, ये क्लासिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूं लाइबिलिटीज का। सर सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो जो लाइबिलिटीज आपको पे करनी है 1 साल के अंदर अंदर, पेबल विद इन 1 ईयर, पेबल विद इन 1 ईयर, उनको बोलते हैं हम करंट लाइबिलिटीज। और नॉन करंट लाइबिलिटीज पेबल आफ्टर 1 ईयर। बस खत्म हो गई परिभाषा। यानी वो पैसा, कर्जा तो दोनों ही है, करंट लाइबिलिटीज भी और नॉन करंट लाइबिलिटीज भी। वो कर्जा जो आपको चुकाना है मैक्सिमम 1 साल के अंदर अंदर, वो होता है बेटा करंट लाइबिलिटीज। और वो कर्जा जो आपको चुकाना है बट 1 साल के बाद भी चुका सकते हो आप, लंबे समय के लिए आपने उधार ले रखा है, तो वो नॉन करंट लाइबिलिटी है। अब करंट लाइबिलिटीज के अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूं
आपके सप्लायर का आपने पैसा देना है, उसको अपन क्रेडिटर बोल देते हैं। या आपका बैंक बैलेंस माइनस में चल रहा है, उसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। ये करंट लायबिलिटी है। नॉन करंट लायबिलिटीज, सर आपने लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है बैंक से। कुछ लोन होते हैं बेटा जो सालों साल चलते हैं, जैसे होम लोन। लोग प्रॉपर्टी परचेज करते वक्त जो होम लोन लेते हैं, जनरली 15-20 साल में चुकाते हैं उसे जाकर, वो एक नॉन करंट लायबिलिटी है। प्रॉपर्टी लोन, ठीक है बेटा, प्रॉपर्टी लोन एक नॉन करंट लायबिलिटी है। तो आइए पढ़ते हैं जरा करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज को। करंट लायबिलिटीज, इट रेफर्स टू दोज लायबिलिटीज विच फॉल ड्यू फॉर पेमेंट इन अ रिलेटिवली शॉर्टर पीरियड, और वो शॉर्टर पीरियड क्या है? 1 ईयर। वो पैसा जो आपको 1 साल के अंदर अंदर चुकाना है। अकाउंट्स पेबल हो गए, शॉर्ट टर्म डेट हो गई, अक्रूड एक्सपेंसेस हो गए, अनअर्न्ड रेवेन्यूज हो गए। बताता हूं इसका मतलब। अकाउंट्स पेबल मतलब जिन पार्टियों का पैसा देना है, हमने माल खरीदा था पार्टियों से, उनका पैसा चुकाना है। शॉर्ट टर्म डेट मतलब शॉर्ट टर्म के लिए बैंक से लोन ले लिया हमने, जैसे यहां पर लिखा है लॉन्ग टर्म लोन, लेकिन अगर आपने बैंक से लोन लिया ही 3-5 महीने के लिए तो वो शॉर्ट टर्म लोन हो जाएगा, वो आपकी करंट लायबिलिटी हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये हो गया करंट लायबिलिटी। तो क्रेडिटर हो गए, शॉर्ट टर्म लोन हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो खर्चे जिनका बेनिफिट तो तुमने ले लिया लेकिन पेमेंट नहीं करी, जैसे बिजली का बिल आ गया लेकिन पेमेंट नहीं करी आपने। एडवांस इनकम, किसी पार्टी ने आपको एडवांस में पैसा पकड़ा दिया, वो भी आपकी लायबिलिटी है। तो ये करंट लायबिलिटीज के एग्जांपल्स हैं। ये सारा पैसा आपको चुका के देना पड़ेगा, या गुड सप्लाई करके देने पड़ेंगे, या सेवा देनी पड़ेगी 1 साल के अंदर अंदर, वो भी। सर नॉन करंट लायबिलिटीज पे आ जाइए। सर बिल्कुल आते हैं मालिक। ये देखिए, ये रही नॉन करंट लायबिलिटीज। द लायबिलिटीज विच आर पेबल इन अ रिलेटिवली लॉन्गर पीरियड, यानी कि आफ्टर 1 ईयर, जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन ले लिया आपने बैंक से, पब्लिक डिपॉजिट्स, डिवेंचर्स एटसेट्रा। अच्छा, ये जो एक एक टर्म है, इसका एक्सप्लेनेशन अभी जरूरी नहीं है फॉर क्लास 11th। धीरे धीरे आप 12th में आते हो तो आप सब पढ़ते हो। अब जैसे डिवेंचर क्या होते हैं, जब एक कंपनी को पब्लिक से पैसा उठाना होता है, उधारी का पैसा, तो उसके लिए कंपनी डिवेंचर्स इशू करती है। बिजनेस स्टडीज में पढ़ोगे आप, ठीक है सर। लेकिन लायबिलिटीज को हम 2 और तरीकों से क्लासिफाई करते हैं। एक तो हो गया करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी, लेकिन एक और तरीका है लायबिलिटीज को क्लासिफाई करने का, और वो है इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब इसका मतलब क्या है सर, बताता हूं। देखो बेटा, बिजनेस के अंदर पैसा कौन लगाता है? ओनर लगाता है ना? ध्यान से सुनना जरा। बिजनेस के अंदर पैसा किसने लगाया? मान लो ये मेरी पिक्चर है, मान के लो है ही, मेरा नाम शिवम है, ठीक है, और मैंने एक बिजनेस अपना खोला फॉर एग्जांपल, ठीक है, वही घड़ियां बेचने वाला बिजनेस, शिवम वॉचेस। तो बेटा ये जो मेरा बिजनेस है और ये मैं बिजनेस का मालिक, हम दोनों एक दूसरे से अलग है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको। तो मैंने अगर इस बिजनेस में पैसा लगाया है, तो वो पैसा इसका तो नहीं है, वो पैसा तो मेरा है। लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हम बनाते हैं, वो कभी भी ओनर के पर्सपेक्टिव से नहीं बनाते, वो हम दुकान के यानी बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बनाते हैं। तो अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए, तो ओनर ने जो पैसा डाला है बिजनेस के अंदर, जिसको हम कैपिटल भी बोलते हैं, वो एक तरह से लायबिलिटी है या नहीं है? तो इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटीज भी होती हैं। इंटरनल लायबिलिटी के कोई एग्जांपल्स नहीं है। इंटरनल लायबिलिटी सिर्फ हम एक ही चीज को कहते हैं, कैपिटल को। इंटरनल लायबिलिटी मतलब जो दुकान की लायबिलिटी है उसी के ओनर के प्रति, जो दुकान ने पैसा चुकाना है अपने ही मालिक का, ओनर का, विच इज कैपिटल, वो इंटरनल लायबिलिटी है। सर एक्सटर्नल लायबिलिटीज कौन सी होती हैं? जो बाहर वालों का पैसा चुकाना है। एक्सटर्नल लायबिलिटीज जो आपने आउटसाइड पार्टीज का पैसा चुकाना है, जिसके अंदर आपकी करंट लायबिलिटीज भी आती हैं और नॉन करंट लायबिलिटीज भी आती हैं। चलें आगे। तो सर अब क्या बताना चाह रहे हो बेटा? अब मैं आपको बताना कुछ नहीं चाह रहा, क्वेश्चन कराना चाह रहा हूं। क्वेश्चन आपके सामने, और आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। सबसे पहला क्रेडिटर, यही आंसर है। क्रेडिटर यानी जिसने आपको माल सप्लाई कराया और आपने पैसा नहीं दिया उसका, तो क्रेडिटर को पैसा 4 साल बाद दोगे? भैया हर 15 दिन महीने में माल खरीदना है हमने उससे,
तो उसको पैसा शॉर्ट पीरियड में देना पड़ेगा। तो बस यही है जो कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है। दिस इज द आंसर। बाकी टर्म लोन ले रखा है आपने, यानी लंबे समय के लिए लोन ले रखा है, डिवेंचर हो गए, कैपिटल, कैपिटल तो बल्कि लाइफ टाइम रहती है बिजनेस में, बिजनेस में कैपिटल ही नहीं तो बिजनेस ही खत्म। तो ये सब आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं, एंड दिस इज नॉट अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। सर और क्या बताना चाह रहे हो? बस बेटा अब एक और लायबिलिटी बताना चाह रहा हूं, कंटिंजेंट लायबिलिटी, क्योंकि मिस नहीं करना है कुछ भी पॉइंट, यूटी में, हाफ ईयरली में, एनुअल एग्जाम में पता नहीं कहां से उठ के आ जाए कुछ भी। बेटा कुछ ऐसी लायबिलिटीज होती हैं जो सचमुच हमारी लायबिलिटी नहीं है, लेकिन हाँ हो भी सकता है लायबिलिटी। सपोज मैं फेयरनेस क्रीम बेचता हूं, गोरे होने की क्रीम बेचता हूं। अब मैंने किसी को फेयरनेस क्रीम बेची और वो बंदा बेचारा गोरे होने के बजाय उसकी स्किन ही जल गई, भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा, उसको स्किन प्रॉब्लम हो गई, ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, रैशेस वगैरह हो गए, कुछ भी हो गया। उसने मेरी कंपनी पे केस कर दिया कि भैया मुझे नहीं पता, मेरे साथ धोखा हुआ है और मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। क्या ये 1 करोड़ रुपए मुझे चुकाने पड़ेंगे? चुकाने पड़ भी सकते हैं अगर मैं वो केस हारा तो। लेकिन अगर हमारी कंपनी केस जीत जाती है और जो शिकायत करता है वो हार जाता है, तो हमें वो पैसे नहीं चुकाने पड़ेंगे। तो मुझे वो 1 करोड़ रुपए चुकाने पड़ेंगे या नहीं, वो डिपेंड करता है इस बात पे कि मेरी कंपनी उस केस को जीतती है या हारती है। अभी अनिश्चित है। तो ये जो अनिश्चितता है, जिसको हम अनसर्टेनिटी बोलते हैं, जिस लायबिलिटी का होना या ना होना निश्चित नहीं है, उसको हम कंटिंजेंट लायबिलिटी बोलते हैं बेटा। और कंटिंजेंट लायबिलिटी एक्चुअली आपकी लायबिलिटी नहीं होती, सिर्फ इसको शो करना जरूरी होता है, क्योंकि एक प्रिंसिपल होता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, जो कि आपको मैं पढ़ाऊंगा फ्यूचर में, उसके तहत इसको शो करना जरूरी होता है। दैट्स अबाउट कंटिंजेंट लायबिलिटीज। चलते हैं सर आगे, कैपिटल के बारे में पढ़ लेते हैं। वैसे तो देखो कैपिटल का मतलब बड़ा श्रेष्ठ, बड़ा क्लियर है, बड़ा स्पष्ट है कि ओनर यानी कि बिजनेस को स्टार्ट करने वाला व्यक्ति जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। अब वो पैसा कैश भी हो सकता है, वो हो सकता है अपने घर से बैंक बैलेंस ले आए, हो सकता है घर से एसेट्स ही उठा लाए, फर्नीचर, एसी, ये सब ले आए। क्लियर? तो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म, फर्म मतलब बिजनेस, वो पैसा जो ओनर ने अपनी फर्म के अंदर, बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करा है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल कैश की फॉर्म में भी हो सकती है या किसी एसेट की फॉर्म में भी हो सकती है, एंड it may be brought in the form of cash or asset by the owner for the business entity. Capital is an obligation and a claim on the assets of the business. सर अगर हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचें तो जो कैपिटल है वो किसने लगाई है? मालिक ने, यानी वो हमारा ऑब्लिगेशन है, मालिक को चुकाना है वो पैसा। इसको हम सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। इट इज देयरफॉर शोन एज कैपिटल ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बेटा बैलेंस शीट के अंदर हम कैपिटल को लायबिलिटी साइड पे शो करते हैं। और कैपिटल किस प्रकार की लायबिलिटी है? इंटरनल लायबिलिटी, वो तो मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि ये पैसा अपने ही ओनर ने ही तो लगाया बिजनेस के अंदर, बाकी सब एक्सटर्नल लायबिलिटी। चलिएगा दोस्त, अब चलते हैं आगे। अब कुछ और नए नए टर्म्स मैं आपको सिखाता हूं, जैसे कि सेल्स। बेटा सेल का मतलब बेचना होता है, आपको पता है, लेकिन यहां अकाउंटेंसी के अंदर सेल हम किसी को भी नहीं बोल देते हैं। ये सेल महज एक शब्द नहीं है, परिभाषा है। आज ही मेरी क्लास थी बैच में मेरे, तो वहां भी मैं बच्चों को बता रहा था, यही टॉपिक पढ़ा रहा था मैं। सेल ये महज एक शब्द नहीं है, परिभाषा है। बताता हूं, पानी पी लूं जरा, थक गया हूं। बेटे सेल आप किसी भी चीज की कर सकते हो वैसे तो, लेकिन आमतौर पर आप ज्यादा सेल किसकी करते हो? उस चीज की जिस चीज का आपका बिजनेस है। कपड़े बेचने का बिजनेस है तो कपड़े बेचोगे, घड़ियां बेचने का बिजनेस है तो घड़ियां बेचोगे, कचौड़ी बेचने का बिजनेस है तो कचौड़ियां बेचोगे। कई बार ऐसा भी होता है हम कुछ बेचते नहीं है बल्कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे डॉक्टर कुछ नहीं बेचता, अपनी सेवा बेचता है, सर्विसेज भी आप बेच सकते हो। तो सेल्स का मतलब है टोटल जो आपके पास रेवेन्यू आ रहा है, टोटल जो पैसा आ रहा है, अपने गुड्स को बेचकर या अपनी सर्विसेज को बेचकर। और ये गुड्स या सर्विसेज हो सकता है आप नकद बेचो चाहे उधार बेचो, चाहे कचौड़ी खा के कस्टमर परसों दे दे पैसे, लेकिन फिर भी सेल में काउंट होगा। याद रहे, जिस चीज का आपका बिजनेस है वही चीज अगर आप बेच रहे हो तो ही हम उसको सेल्स बोलते हैं बेटा। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास में लिख देता हूं। पप्पू कचौड़ी वाले का बिजनेस कचौड़ी का है, लेकिन अगर वो सिलेंडर उठा के किसी को बेच दे, तो पुराना पंखा उठा के बेच दे, तो हम उसे जस्ट सेल्स नहीं बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे सेल ऑफ फर्नीचर या सेल ऑफ
फैन या सेल ऑफ सिलेंडर। ऐसे सर अगला शब्द रेवेन्यूज। अब ये रेवेन्यूज क्या होते हैं बेटा? रेवेन्यूज का मतलब जो भी आपका बिजनेस है गुड्स बेचने का या सर्विसेज बेचने का, तो गुड्स या सर्विसेज बेचकर जो भी आपके पास टोटल पैसा आ रहा है उसको हम बोलते हैं रेवेन्यूज। फॉर एग्जांपल, कचौड़ी बनाने में मेरी लागत कितनी आ रही है उसको छोड़ो, टोटल कचौड़ी, एक कचौड़ी 20 रुपए में बिक रही है, 20 रुपए में, हो सकता है एक को बनाने में मेरा 12-13 रुपए खर्च भी आ रहा हो, उसको भी छोड़ दो, 20 में बिक रही है ना, 20 मेरा रेवेन्यू है, खत्म हो गई बात। तो दिन की अगर मैं 100 कचौड़ियां बेचता हूं तो टोटल 2000 रुपए मेरा रेवेन्यू हो जाता है। दीज आर द अमाउंट्स ऑफ द बिजनेस अर्नड बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू कस्टमर्स, कॉल्ड सेल्स रेवेन्यू। अच्छा, रेवेन्यू भी दो तरह का है, एक सेल्स रेवेन्यू, लेकिन सेल्स रेवेन्यू के अलावा भी हमारे पास कई बार रेवेन्यू आ जाता है, जैसे कि कमीशन आ गई, डिविडेंड आ गया, रेंट आ गया। और याद रहे रेवेन्यूज को हम इनकम्स भी बोलते हैं बेटा। इनकम और रेवेन्यू में कौनो अंतर नहीं है भैया जी। चलते हैं आगे। एक्सपेंस क्या होता है फिर? एक्सपेंस यानी कि पैसा कमाने के लिए जो आपको कॉस्ट लगानी पड़ रही है, रेवेन्यू कमाने के लिए जो आपको खुद की लागत लगानी पड़ती है वो एक्सपेंस है। अब कचौड़ी तो तब बिकेगी ना जब पहले मैदा खरीदा जाएगा, मसाला खरीदा जाएगा, और भी जो जो चीजें डलती हैं कचौड़ी में वो सब खरीदा जाएगा, फिर रेंट पे करना पड़ेगा अगर दुकान किराए की है तो, जो हलवाई रखा होगा उसकी सैलरी निकालनी पड़ेगी, ये सब एक्सपेंसेस है। कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू, रेवेन्यू कमाने की प्रक्रिया में जो आपको पैसा अपना लगाना पड़ता है वही ना एक्सपेंस होता है भैया। जनरली एक्सपेंसेस आर मेजर्ड बाय द कॉस्ट ऑफ एसेट्स कंज्यूम्ड और सर्विसेज यूज्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। जितनी आपने सेवाओं का लाभ लिया, जितनी आपने एसेट्स कंज्यूम कर ली, वो सब कॉस्ट है। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन हो गया, रेंट, वेजेस, सैलरीज, इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ हीटर, लाइट, वाटर, सब खर्चे हैं ये। ठीक है, चलो भाई। अब तो सर अब एक चीज और बता दो, बस ये सब तो आपने बता दिया, बहुत अच्छा लगा। अब सर एक चीज और बता दो, फिर बताता हूं बेटा। ये मुझे यहीं पर बता देना चाहिए आपको, तो मैं इस वाली स्लाइड को जरा सा पीछे ले आता हूं। कौन सी वाली स्लाइड को? इस वाली स्लाइड को। चल बेटा पीछे चल मेरे भैया। ये आ गई है एसेट, एसेट नहीं स्लाइड इधर। ठीक है, ये स्लाइड इधर आ गई। अब सर ध्यान से सुनना, अभी अभी मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बताया था, एक था रेवेन्यू और एक था एक्सपेंस। अब रेवेन्यू और एक्सपेंस से रिलेटेड एक वर्ड है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। एक तरफ हुआ रेवेन्यू, एक तरफ हुआ एक्सपेंस। मान लीजिए पूरे साल में जो टोटल आपके पास इनकम्स आई, पैसा आया, वो आया 1,00,000 रुपए, पर इस पैसे को कमाने के लिए खर्चा भी करना पड़ा मुझे, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लोग जो हमारे यहां काम करते हैं उनकी सैलरीज हो गई, वो मुझे पे भी करनी पड़ी, जिसमें मेरी लागत यानी कि मेरा खर्चा आया 60,000 रुपए। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा मुनाफा यानी प्रॉफिट कितना हुआ है पूरे साल का? ऑफ कोर्स 40,000 रुपए। तो मतलब ये कि रेवेन्यू में से अगर एक्सपेंस को माइनस कर दिया जाए तो प्रॉफिट आ जाता है। बस बेटा यही प्रॉफिट की परिभाषा भी है, द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस। जितना ज्यादा होगा रेवेन्यू एक्सपेंसेस से उतना ही प्रॉफिट होगा। रिवर्स केस हो जाता है, उल्टा हो जाता है तो लॉस हो जाएगा। यही तो लिखा है यहां पर, द एक्सेस ऑफ रेवेन्यूज ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड प्रॉफिट। और प्रॉफिट जो है वो मालिक की इन्वेस्टमेंट को, कैपिटल को बढ़ा देता है। लॉस में क्या लिखा है? अच्छा लॉस आगे है, लॉस को भी लाना पड़ेगा। लॉस 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 लॉस, ये राजी लॉस, इसको भी पीछे लेके जाते हैं। चल मेरे भैया, ठीक है जी। हाँ जी सर, प्रॉफिट का मतलब मैंने आपको बताया, अब लॉस का मतलब देख लो। द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इट्स रेवेन्यूज इज कॉल्ड लॉस। और ये हमारे ओनर की इक्विटी को, इक्विटी बेटा हम कैपिटल को ही बोलते हैं, ये हमारे ओनर की इक्विटी को यानी कैपिटल को कम कर देता है। और लॉस के अंदर हर तरह के लॉसेस आ जाएंगे। फिर कई बार हो सकता है फैक्ट्री में आग ही लग गई, चोरी हो गई, ये भी लॉसेस की परिभाषा के अंदर कवर होते हैं। तो सर ये जो आपने स्किप कर दिया था ये क्या है फिर? गेन क्या है?
वेरी सिंपल बेटा, आपका मेन बिजनेस कचौड़ी बेचने का है, तो जो कचौड़ी बेच के आप प्रॉफिट कमाते हो उसको तो प्रॉफिट बोलते हो आप। यानी कचौड़ियां जितने की बेची उसमें से कचौड़ी बेचने वाले खर्चे माइनस करे तो जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट हो गया। लेकिन हो सकता है हमारा बिजनेस कचौड़ी बेचने का है, पर जो पंखा लगा हुआ था दुकान में वो पुराना हो रहा था, हमने बेच दिया किसी को, और वो भी महंगे में बेच दिया, उसकी कीमत से ज्यादा में बेच दिया, तो इसको हम गेन बोलेंगे, फिर प्रॉफिट नहीं बोलेंगे। है प्रॉफिट ही, पर वो प्रॉफिट जो आप अपने मेन सोर्स ऑफ इनकम से नहीं कमा रहे हो, जो आप अपने मेन बिजनेस ऑपरेशन से नहीं कमा रहे हो, इंसिडेंटल एक्टिविटी से कमा रहे हो, उसको फिर हम गेन बोलते हैं बेटा। ठीक है, जैसे आपने अपनी कोई फिक्स्ड एसेट उठा के बेच दी, अब बताओ फिक्स्ड एसेट बेचना हमारा काम होता है? नहीं, हमारा काम होता है करंट एसेट स्टॉक यानी गुड्स को बेचना। आगे चलते हैं दोस्त, और आगे चलने से पहले, ठीक है अब आगे ही चलते हैं आगे चलने से पहले नहीं, अब आगे ही चलते हैं। और अब आता है आपके सामने एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर एक ब्रॉडर टर्म है, इसके टाइप्स होते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। एक्सपेंडिचर की परिभाषा, स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग अ लायबिलिटी फॉर सम बेनिफिट, सर्विस, प्रॉपर्टी रिसीव्ड इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। आपने पैसा खर्च करा, आदमी दो ही बातें करता है, या तो पैसा खर्च हो जाएगा या लायबिलिटी आ जाएगी सर के ऊपर, है ना। आपको गुड्स ही खरीदने अगर, तो गुड्स खरीदने में या तो आपका कैश चला जाएगा, या नहीं तो आपके सर पे लायबिलिटी आ जाएगी। तो पैसे का जाना या फिर सर पे लायबिलिटी का आ जाना, सो दैट हम फ्यूचर में कोई बेनिफिट कमा पाए, सेवा कमा पाए, या कोई प्रॉपर्टी रिसीव कर पाए, इसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गुड्स खरीदना, इवन मशीनरी खरीदना, फर्नीचर खरीदना, ये सब एक्सपेंडिचर के एग्जांपल्स हैं। एक्सपेंडिचर मींस या तो कैश का आउटफ्लो हो गया, या आउटफ्लो नहीं हुआ तो सर पे लायबिलिटी आ गई। अब सर एक्सपेंडिचर के टाइप्स होते हैं, सबसे पहला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब पैसे का वो खर्च, और जब मैं बोलता हूं पैसे का खर्च, तो जरूरी नहीं है पैसा ही जाएगा आपके पास से, पैसा नहीं जाएगा तो लायबिलिटी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, चलता है वो। तो पैसे का वो खर्च जिसका बेनिफिट आपको एक साल के अंदर अंदर खत्म हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अगर अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता हूं, तो क्या वो जिंदगी भर के लिए मेरा गुलाम बन जाता है क्या? नहीं, वो एक महीना काम करेगा। चलो कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो एक साल तक का भी बेनिफिट देते हैं, जैसे हम अपनी गाड़ी का, बाइक का इंश्योरेंस कराते हैं, पर उसका बेनिफिट भी आपको एक ही साल तक मिलता है ना। गुड्स आप खरीदते हो, गुड्स का बेनिफिट कब तक मिलता है? परसों तक, परसों बिक जाएंगे वो, मैक्सिमम एक साल। लेकिन मशीन जो है वो आपने बेचने के लिए नहीं खरीदी, तो मशीन का बेनिफिट आपको लंबे समय तक मिलेगा, लैंड बिल्डिंग का बेनिफिट आपको लंबे समय तक मिलेगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो जिसका बेनिफिट एक साल के अंदर अंदर कंज्यूम हो जाएगा, जैसे कि सैलरी हो गई, गुड्स की खरीदारी हो गई, या रेंट की पेमेंट हो गई, या और कोई रेवेन्यू एक्सपेंस हो गया। तो जो मैंने पीछे एक्सपेंस शब्द बोला था ना, एक्सपेंस, तो एक्सपेंस में और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कोई फर्क नहीं है बेटा। तो सर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है फिर? ये वो एक्सपेंडिचर है, ये पैसे का वो आउटफ्लो है, या एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट आपको लॉन्ग पीरियड तक मिलेगा। और लॉन्ग पीरियड की परिभाषा क्या है? एक साल से ज्यादा। जैसे कि आपने बिल्डिंग खरीद ली, मशीनरी खरीद ली, लैंड खरीद लिया, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सर अगला क्या है फिर? बेटे अगला डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मतलब कि कोई हम एसेट नहीं खरीद रहे, जैसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर तो फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहे होते हैं, यहां तो हम फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहे होते हैं, लेकिन यहां पर हम फिक्स्ड एसेट्स भी नहीं खरीद रहे। तो सर फिक्स्ड एसेट नहीं खरीद रहे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा? नहीं नहीं, फिक्स्ड एसेट भी नहीं आ रही, पर खर्चे का बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए मिल रहा है। तो यानी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है कि इसके अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की भी गुण हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर के भी गुण हैं। तो यानी कि अ हैवी एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर उसका रेवेन्यू है, लेकिन आपको इनकम देगा फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ ईयर्स, इसको हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इसका बेस्ट एग्जांपल है अमाउंट स्पेंड फॉर एडवर्टाइजमेंट। आपने एड पे पैसा खर्चा कर दिया 5 करोड़, इसका बेनिफिट आपको 5 साल 10 साल तक मिलेगा। तो सर लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा तो इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल दो? नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे पास कोई फिक्स्ड एसेट थोड़ी आई है, हुआ खर्चा ही है, हुआ एक्सपेंस है, लेकिन बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक मिलेगा, तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल देते हैं। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही क्रिएट करवाता है एक एसेट जिसको हम फिक्टिशियस एसेट भी बोलते हैं। फिक्टिशियस एसेट, क्लियर हुई बेटा बात?
फिक्टिशियस एसेट। चलो मेरे बच्चे, फिर क्वेश्चन करेंगे, चैन थोड़ी आएगा हमें, हम क्वेश्चन करेंगे जी। एनी एक्सपेंडिचर द फुल बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीव्ड ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड, उसको क्या बोलिएगा? एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका पूरा बेनिफिट आपको एक साल के अंदर अंदर मिल जाता है। सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, खत्म हो गई बात। अब अजर्शन रीजन भी खेलना है, हर तरह के क्वेश्चंस में खेलना है। केस स्टडी भी करवाऊंगा बेटा, केस स्टडी भी करवाऊंगा नहीं मतलब होमवर्क में दूंगा, लेकिन हाँ होगी। आइए, अजर्शन कहता है एनी एक्सपेंडिचर दैट गिव्स बेनिफिट फॉर वन अकाउंटिंग पीरियड इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। झूठ, यही झूठ हो गया। अरे भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट तो लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है, एक साल थोड़ी, तो अजर्शन इज फॉल्स। अब कौन सी स्टेटमेंट है जो कह रही है अजर्शन इज फॉल्स? केवल एक स्टेटमेंट, डी पार्ट, तो डी ही आंसर हो गया, रीजन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं। रीजन कह रहा है अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर is the benefit of which will accrue in more than one financial year has to be written off in more than one accounting period is called deferred revenue expenditure। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है, और डी भी यही कह रहा है। ये कह रहा है कि एक ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन उसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा के लिए मिलेगा, तो उसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, डी पार्ट। अब पढ़ते हैं रिसीट्स। जैसे एक्सपेंडिचर में क्या था? पैसे का आउटफ्लो, और पैसे का आउटफ्लो जरूरी नहीं कि कैश ही जाएगा, आप मेरी बात को समझना। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जांपल्स क्या थे जिसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा? फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ लैंड। तो लैंड की खरीदारी चाहे आपने पैसे देकर खरीदी हो, चाहे आपने उधार पे लिया हो, कि आप किश्तों में पैसा चुकाओगे, तब भी हम उसको एक्सपेंडिचर बोलेंगे। ऐसी रिसीट का मतलब जो आपके फाइनेंशियल इनफ्लोज, या तो पैसा आ गया या आ जाएगा, ये रिसीट है। These sources may be recurring or non-recurring. There is a need to distinguish between them. आओ जी कर लेते हैं डिस्टिंग्विश। सबसे पहला रेवेन्यू रिसीट्स। बेटा रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब होता है जो पैसा हमारे मेन बिजनेस से आ रहा है, मेन बिजनेस जिस चीज का हमारा काम है। रेवेन्यू रिसीट्स कंसिस्ट ऑफ रेकरिंग रिसीट्स। रेकरिंग मतलब डेली बेसिस पे, मतलब जो रिपीटेड नेचर में आपके पास पैसा आता रहेगा, वो रेवेन्यू रिसीट है। Revenue receipt consists of recurring receipts into the business as an outcome of the firm's activities in the accounting period. Revenue receipts do not create any liability. ध्यान रहे, revenue receipt जो है वो कभी भी liability create नहीं करेंगी। यानी कि अब जैसे कई बच्चे समझते हैं यार इनफ्लो को हम रिसीट बोलते हैं, बिल्कुल रिसीट का मतलब इनफ्लो होता है, लेकिन बैंक से लोन लेना भी तो इनफ्लो होता है, पर रेवेन्यू रिसीट नहीं बोलेंगे उसको, क्योंकि रेवेन्यू रिसीट कभी भी आपकी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करेगी सर। ठीक है, आपने सेल करी है गुड्स एंड सर्विसेज की, या आपने कमीशन या फिर डिस्काउंट रिसीव करा है, या आपने इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव करा है, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हम रिसीव करते हैं। एग्जांपल्स सर, फिर क्या है? फिर कैपिटल रिसीट है, यानी रेवेन्यू रिसीट के अलावा जहां से भी पैसा आ रहा है सब कैपिटल रिसीट। जैसे ओनर ने कैपिटल लगाई है बिजनेस के अंदर, वो कैपिटल रिसीट है। आपने पैसा बोरो करा है किसी से, कैपिटल रिसीट है। आपने फिक्स एसेट उठा के बेच दी, कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट्स कंसिस्ट ऑफ नॉन रेकरिंग रिसीट्स, मतलब कि ये कभी कभार आने वाला पैसा है। नॉन रेकरिंग रिसीट्स इनटू द बिजनेस व्हिच आर शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट और एज अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स। दी रिसीट्स मे अराइज बिकॉज ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, मनी बोरोड या सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। चलते हैं दोस्त, पढ़ते हैं थोड़ा सा अब गुड्स के बारे में। गुड्स क्या होते हैं भाई? सिंपल, जिस चीज में आप डील करते हो वो आपके लिए गुड्स हैं। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर मैं किसान हूं फॉर एग्जांपल, और मुझे अपने खेत को जोतने के लिए एक ट्रैक्टर चाहिए, सिर्फ एक, तो मेरे लिए क्या है? वो मेरी फिक्स्ड एसेट है, वो मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी। ठीक है, अब जरा उस इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो जिससे मैंने ये ट्रैक्टर खरीदा है, जिस शोरूम से मैंने ट्रैक्टर खरीदा है, जिस डीलरशिप से, वो तो तमाम ट्रैक्टर्स बेचता है, यानी उसके लिए वो क्या है? गुड्स। मेरे लिए फिक्स्ड एसेट, उसके लिए गुड्स यानी करंट एसेट। जिस चीज में भी आप डील करते हो, आप ट्रैक्टर बेचते हो तो आपके लिए ट्रैक्टर गुड्स है, और ट्रैक्टर के अलावा जो भी दिख रहा है आपके शोरूम में वो गुड्स नहीं है। कचौड़ी वाला, उसके लिए कचौड़ी गुड्स है, और बाकी सारी चीजें जो दिख रही थी वो फिक्स्ड एसेट्स है, नॉर्मल एसेट्स। कोई स्टेशनरी बेचता है, स्टेशनरी, तो उसके लिए स्टेशनरी गुड्स है, हमारे लिए नहीं।
हम तो स्टेशनरी को कंज्यूम करते हैं, हमारे लिए तो एक्सपेंस है। यही कुछ लिखा है इसके अंदर। ठीक है सर। तो सर ड्राइंग क्या हो गया बेटा? ओनर बिजनेस में से जो पैसा निकालता है और अपने घर ले जाता है पर्सनल यूज के लिए, उसे हम ड्राइंग बोलते हैं। और ड्राइंग के केस में वो बिजनेस में से कैश भी निकाल सकता है, या गुड्स भी निकाल सकता है, या कोई दूसरी एसेट भी निकाल सकता है। घर तो चलाना है ना भाई। सर अब डेटर और क्रेडिटर भी समझा दो सर। बिल्कुल समझाता हूं सर, डेटर और क्रेडिटर। आइए सर, यहां पर है मिस्टर ए और यहां पर है मिस्टर बी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स बेचे, गुड्स सोल्ड करे। अब माल बेचने के दो तरीके होते हैं, एक होता है कैश बेसिस और एक होता है क्रेडिट बेसिस। आपने माल बेचा, अगले ने पैसा दे दिया, यानी नकद। आपने माल बेचा, अगले ने गोली दे दी, अगला कहता बाद में पैसा दूंगा, इसको बोलते हैं क्रेडिट बेसिस। तो ए ने बी को उधार माल बेचा क्रेडिट बेसिस पे, यानी बी ने पैसे नहीं दिए, 10,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल। तो इस केस में बेटा ये जो बंदा है ये पैसा ओन करता है ना। अरे भाई इसने तो माल बेचा है यार, तो ये पैसा ओन करता है, यानी ये क्रेडिटर है। और ये जो पर्सन है मिस्टर बी, इसने चुकाना है, तो ये ओन नहीं करता, ये बोलेगा आई ओ। ओ का मतलब लायबिलिटी होती है बेटा, यानी ये पर्सन है डेटर। DEBTOR, बी साइलेंट होता है बेटा, इसको पढ़ते नहीं है। और ऐसा ही कुछ लिखा है परिभाषा में भी। अच्छा, डेटर इंसान भी हो सकता है, कोई संस्था भी हो सकती है। आपने किसी पर्सन को उधार माल बेचा है तो वो आपका डेटर है, और पर्सन को नहीं, किसी कंपनी को माल बेचा है तो कंपनी आपकी डेटर बन जाएगी। ठीक है, तो जिसके ऊपर उधार है गरीब, वो डेटर है, और जिसने उधार दिया है वो क्रेडिटर है, और ये आपस की रिलेशनशिप है। ठीक है ना? अगर ए ने बी को माल बेचा है तो ए क्रेडिटर है किसका? बी का, और बी डेटर है किसका? ए का, मेरा थोड़ी। डेटर आर पर्सन्स और एंटिटीज हु ओ टू एन एंटरप्राइज एन अमाउंट फॉर बाइंग गुड्स या सर्विसेज। डेटर का मतलब कौन हो? जो ओ करता है, जिसने देना है, चुकाना है, और जिसने लेना है वो क्रेडिटर। परचेजेस, सर पीछे मैंने आपको एक शब्द बताया था सेल्स। सेल्स शब्द शब्द नहीं है, परिभाषा है। किसके लिए यूज करते हैं? सिर्फ गुड्स बेचने के लिए। ऐसी परचेजेस का जो शब्द है, याद रहे परचेजेस का शब्द, हर चीज की खरीदारी को हम परचेजेस नहीं बोलते अकाउंट्स में, सिर्फ गुड्स की खरीदारी को। और ये गुड्स आपने हो सकता है नकद खरीदे हो या उधार खरीदे हो, बोलेंगे हम परचेज ही, बोलेंगे हम परचेजेस ही। ठीक है, परचेजेस का मतलब वो माल जो आपने खरीदा है आगे बेचने के लिए या बनाने के लिए। अगर आपका घड़ियों का बिजनेस है तो बनी बनाई घड़ी बेचोगे और आगे, बनी बनाई घड़ी खरीदोगे और आगे उठा के बेच दोगे, लेकिन कचौड़ियां बनी बनाई थोड़ी खरीदते हैं हम। तो मैदा जो आपने खरीदा है वो भी हम परचेजेस ही बोलेंगे उसको, क्योंकि उसको हम अपने कॉस्ट में, प्रोडक्शन में यूज करने वाले हैं ना। सर अब क्या है सर? अब बेटा मैं आपको स्टॉक का मतलब बताना चाहता हूं। एक्चुअली स्टॉक थोड़ा सा बड़ा टर्म है, स्टॉक बड़ा टर्म है। स्टॉक के अंदर सब कुछ आ जाता है बेटा। शुरुआत में आपका माल कच्चा पड़ा है, इसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल, RM। ये भी आपका स्टॉक में आता है। और जो कचौड़ियां अभी तल रही हैं, यानी कि कार्य प्रगति पर है, वर्क इन प्रोग्रेस, ये भी आपका स्टॉक के अंदर आता है। और जो तैयार माल है जिसको हम बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स, ये भी स्टॉक के अंदर आता है। तो स्टॉक और इन्वेंट्री में कोई फर्क नहीं है, स्टॉक या इन्वेंट्री एक ही चीज है। स्टॉक या इन्वेंट्री का मतलब जो आपके दुकान के अंदर रॉ मटेरियल है, या आधा अधूरा तैयार माल है, या पूरा तैयार माल है। साल के शुरुआत में हम इसको ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं, साल के एंड में हम इसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। तो समझ रहे हो, जो गुड्स है, गुड्स एक छोटा टर्म है। गुड्स हम सिर्फ तैयार माल को बोलते हैं, लेकिन बाकी चीजों की क्या अकाउंटिंग नहीं होगी? अगर कचौड़ी बनी नहीं है और अभी मैदा पड़ा है कट्टों के अंदर, तो क्या उसकी अकाउंटिंग नहीं होगी? होगी, उसको रॉ मटेरियल बोलेंगे, लिहाजा वो स्टॉक का पार्ट है। अब डिस्काउंट समझ लेते हैं बेटा।
ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, दो डिस्काउंट का मतलब तो ऑफ कोर्स आपको पता ही है, जो हम रिडक्शन कर देते हैं प्राइस में या पेमेंट में, उसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। या तो आप मेरी दुकान पे सामान लेने आओगे और आप बोलोगे कि यार इस चीज का दाम कम कर दो, या तो ऐसे में आपको डिस्काउंट दूंगा, या फिर हो सकता है आप बहुत पहले मेरे से सामान लेकर गए हो और आप पैसा नहीं दे रहे हो, तो मैं आपको लालच दे रहा हूं कि 500 रुपए कम ही दे दे, ला दे, 500 रुपए कम दे दियो, 1000 रुपए कम दे दियो। तो बेटा ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है जो आप अपने कैटलॉग प्राइस में से कम कर देते हो सामने वाले के लिए। सामने वाला आया मोल भाव कर रहा है और आपने घड़ी का प्राइस कम कर दिया, तो जो डिस्काउंट आपने दिया उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। अब घड़ी मैंने बोला 10,000 की है, उसने कहा कम कर लो, मैंने कहा चल ठीक है 9,000, 1000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 9,000। अब मैंने कहा 9,000 रुपए आज देगा कि परसों, कहता परसों। मैंने कहा देख आज देगा तो 500 रुपए और कम कर दूंगा, तो उस 500 रुपए को फिर हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। आमतौर पर कैश डिस्काउंट क्रेडिटर देता है अपने डेटर से पैसा निकलवाने के लिए कि भाई तू दे यार, पैसा दे, जो दे रहा है दे। तो डिस्काउंट भी हमने पढ़ लिया। काफी सारे छोटे छोटे टर्म्स लाया था यार मैं आपको समझाने के लिए। एक क्वेश्चन करते हैं, द टर्म परचेजेस रेफर्स टू व्हाट? परचेजेस का मतलब क्या खरीदना? सब खरीदना परचेज होता है क्या अकाउंट्स में? नहीं। स्टेशनरी खरीदना? नहीं। एसेट्स खरीदना? नहीं। गुड्स खरीदना फॉर रीसेल, आगे बेचने के लिए जो आप गुड्स खरीदते हो, केवल उसे हम बोलेंगे परचेजेस। बाकी चीजों को अकाउंट्स में परचेजेस नहीं बोलते। बाकी अगर आप एसेट्स खरीद रहे हो तो आप बोलोगे परचेज ऑफ एसेट, परचेज ऑफ स्टेशनरी, लेकिन केवल परचेजेस से बंदा समझ जाएगा गुड्स खरीदे जा रहे हैं। अब ये जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का सेशन था ये भी खत्म नहीं हुआ है। अभी कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो मैंने आपको लिख लिख कर नहीं बल्कि बोलकर समझा देने, ठीक है ना? मैं चाहता हूं कुछ भी स्किप ना हो। तो अगर मैं समरी करूं सारी की सारी, तो हमने एंटिटी का मतलब समझ लिया था, ड्राइंग समझ लिया था, एसेट, एक्सपेंस, गेन, सेल, स्टॉक, इन्वेंट्री, गुड समझ लिया था। वाउचर क्या होता है सर? बेटा वाउचर मतलब एविडेंस, ट्रांजैक्शन का एविडेंस। आप पेट्रोल भरवाओगे पर्ची मिलेगी, स्कूल में फीस पे करते हो पर्ची मिलती है, अमेजॉन से कुछ मंगाते हो टी शर्ट या जीन्स, बिल आता है। यानी हर ट्रांजैक्शन का एक एविडेंस होता है, उसको हम वाउचर बोलते हैं। प्रॉपर चैप्टर है, पढ़ाऊंगा। बैलेंस शीट या बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो ये शो करता है कि आप रिकॉर्ड्स बना रहे हो, तो जो हम रिकॉर्ड्स बनाते हैं उसका एक हिस्सा है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी एसेट्स को, लायबिलिटीज को, कैपिटल को। जिन लोगों ने पढ़ा है उनको पता होगा अच्छे से क्या है बैलेंस शीट। एंट्री, एंट्री का मतलब जो आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हो। जैसे कोई ट्रांजेक्शन हुई, आपने उसको रिकॉर्ड करा, मतलब कि आपने एंट्री रिकॉर्ड कर दी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर फाइनल अकाउंट्स का मतलब साल के अंत में जो हम अकाउंट्स बनाते हैं अपने प्रॉफिट लॉस का पता लगाने के लिए, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाने के लिए। कैपिटल का बता दिया, रेवेन्यू बता दिया, लॉस। सेल्स रिटर्न क्या होता है सर? बेटा आपने माल बेचा, कस्टमर को समझ में नहीं आया, उसने वापस कर दिया, उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड्स भी बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड्स। डिस्काउंट बता दिया। क्रेडिट और डेबिट का मतलब अभी रहने दो, एक चैप्टर डालूंगा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, उसमें समझना और लॉजिकली उसी में समझ में आएगा। बेसिकली अकाउंट की दो साइड्स को हम बोलते हैं, डेबिट और क्रेडिट। इनसॉल्वेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इनसॉल्वेंट का दूसरा नाम बैंकक्रप्ट भी होता है। बैंकक्रप्ट, आपने किसी को माल बेचा, उसने उधार मांगा, आपने उधार पे बेच दिया माल कि कोई नहीं पैसे बाद में दे दियो, 3 साल हो गए नहीं दे रहा, क्योंकि उसकी अवस्था ही नहीं है पैसे देने वाली, कर्जे इतने हो रखे हैं उसके ऊपर। तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है इंसॉल्वेंट, जो अपनी उधार चुकाने की क्षमता खो चुका है। तो दोस्तों ये सारे टर्म्स अगर मैं डेफिनेशंस में लिख कर ले आता तो बेकार टाइम वेस्ट वाली चीज है, क्योंकि इतनी छोटी चीजें फिर पूछी भी नहीं जाती, तो मैं आपको जस्ट समझा रहा हूं। और आमतौर पर मैं आपको बताऊं, अगर आप मेरे बैच में पढ़ते हो या मुझसे कहीं और वैसे कहीं अगर आप पढ़ते हैं मुझसे, तो आमतौर पर मैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर कभी बैच में तो पढ़ाता ही नहीं हूं। मैं ये सारे टर्म्स अलग 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 चैप्टर्स के इस्तेमाल से पढ़ाता हूं, तो वो इंटरेस्टिंग बन जाता है बच्चों के लिए। जो लोग मेरे साथ किसी बैच में पढ़ते हैं वो अग्री करेंगे कमेंट सेक्शन में। अकाउंट, जहां पर आप अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो। बताऊं इसका सीधी भाषा में मतलब?
आप लाला की दुकान पे गए और आपने कोल्ड ड्रिंक पी और लाला जी को बोला लाला जी खाते में लिख देना, उस खाते को अकाउंट ही बोलते हैं। लाइबिलिटीज बता दिया, एक्सपेंडिचर, इनकम, परचेज, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखो बेटा, रेवेन्यू में बहुत सारा पैसा आ सकता है आपके पास, लेकिन जो मेन बिजनेस से पैसा आ रहा है उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और बाकी रेवेन्यू को फिर हम बोलेंगे अदर इनकम। ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेबल्स, मैं आपको बताता हूं ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब क्या होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा। देखो बेटा, अगर सामने वाला मौखिक रूप से वादा कर रहा है कि आपका पैसा चुका देगा वो, तो उसको आप डेटर बोलते हो। लेकिन अगर आपको फिर भी शक है तो लिखवा लो भाई, लिखवा लोगे तो फिर हम उसको डेटर के नाम से नहीं बल्कि बिल रिसीवेबल के नाम से शो करेंगे बुक्स के अंदर, और डेटर और बिल रिसीवेबल को जोड़कर ही बोला जाता है ट्रेड रिसीवेबल्स। ऐसे ही आपने अगर किसी से माल उधार खरीदा है और आपने सामने वाले को प्रॉमिस करा है पेमेंट करने का, तो सामने वाला आपके लिए कौन है? आपका क्रेडिटर है। लेकिन अगर आप चिंदी हो, उसको विश्वास नहीं हो रहा, तो वो लिखवा लेगा, साइन करवा लेगा, तो फिर उस केस में आप उसे बिल पेएबल के नाम से शो करोगे, और क्रेडिटर और बिल पेएबल को जॉइंटली अपन बोल देते हैं ट्रेड पेएबल्स। तो ये भी हमने सीखा। रिबेट, रिबेट का मतलब गुड्स जो आपने भेजे सामने वाले को वो खराब थे, अब वो गालियां दे रहा है, तो आपने कहा कोई नहीं भाई साहब कम पैसे दे देना, माल रखो अपने पास, इसको रिबेट बोलते हैं बेटा। डेबिट और क्रेडिट बता दिया। सॉल्वेंट का मतलब जैसे इनसॉल्वेंट था वो व्यक्ति जो अपनी उधार चुकाने की क्षमता खो चुका है, जो नहीं चुका सकता। सॉल्वेंट वो जो चुका सकता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब बता दिया था, रिसीट्स हो गई, प्रॉफिट हो गया। परचेज रिटर्न, गुड्स खरीदने को कहते हैं परचेज, और खरीदा हुआ माल अगर आपको समझ में नहीं आया तो सप्लायर के फेंक के आओगे ना उसकी दुकान पे कि ले बे हमें नहीं चाहिए, उसको परचेज रिटर्न बोलते हैं। परचेज रिटर्न को हम बोलते हैं बेटा रिटर्न आउटवर्ड्स। कॉस्ट यानी जो लागत आपको लगानी पड़ती है, एक्सपेंस जो आपको करना पड़ता है। बैड डेट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको किसी डेटर से पैसे लेने थे, वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो आपको दिख गया कि ये पैसा अब रिसीव नहीं हो सकता, मतलब आ गया तो महादेव की कृपा है, नहीं तो रिसीव नहीं होगा, तो जो पैसा डूब गया आपका उसे हम बोलते हैं बैड डेट्स। डेप्रिसिएशन वेरी इंपॉर्टेंट, जो एसेट्स आप यूज करते हो धीरे धीरे वक्त के साथ साथ उनकी कीमत में गिरावट आ जाती है। आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, लाख रुपए का आपने खरीदा, तो 5 साल बाद लाख रुपए का थोड़ी बिकेगा, हर साल उसकी कीमत में गिरावट आ रही है, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और प्रोप्राइटर का मतलब वो पर्सन जो ओनर है, जो बिजनेस को ओन करता है, जो बिजनेस को चला रहा है। सो दैट वाज माय वन शॉट ऑन दिस चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। और मैं बहुत पहले ऑफलाइन पढ़ाया करता था, तो ऑफलाइन में तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के ऊपर मैं अलग से टाइम नहीं देता था, क्योंकि पता कारण है, कारण मालूम क्या है कि अकाउंटेंसी कोई ऐसा सब्जेक्ट है ही नहीं जिसमें पहले थ्योरी पढ़ाई जाए और फिर बच्चे को प्रैक्टिकल पढ़ाया जाए। ऐसा सब्जेक्ट अकाउंटेंसी है ही नहीं। वो तो तुम्हारी किताब की प्रॉब्लम है कि स्टार्टिंग में 4-5 चैप्टर्स थ्योरी के दे देते हैं और फिर प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं बच्चे को। तो मैंने इस रूल को ब्रेक करा जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था। इवन अभी भी मैं पीडब्ल्यू के बैचेस में पढ़ाता हूं, तो मैं इस रूल को फॉलो नहीं करता भाई। मैं थोड़ी थियरी पढ़ाता हूं जितनी रेलेवेंट है, फिर प्रैक्टिकल पे ले आता हूं बच्चे को, फिर थोड़ी थियरी जितनी रेलेवेंट है आगे के प्रैक्टिकल के लिए, फिर थोड़ी सी थियरी आगे के प्रैक्टिकल के लिए। तो बच्चे को पता भी नहीं लगता कि कब उसका बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका होता है, और वो मेरे से मांगता भी नहीं है कि मुझे टर्म्स पढ़ाने बैठो। बट आप लोगों के यूटीज और हाफ ईयरली एग्जाम्स आ रहे होते हैं, इसलिए मेरे को लगता है कि ठीक है भाई तू पढ़ ले, फॉर्मल तरीके से पढ़ ले। तो अब आपको क्या करना है एज अ होमवर्क दोस्तों, अगर आप थोड़ी सी भी मेरी रिस्पेक्ट करते हो, थोड़ा सा भी अगर आपको ये कंटेंट समझ में आया है, तो ये केस स्टडी मैंने आपको दी है पूरी। इसमें एक कहानी है, एक पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट करा है, फिर उसने कुछ ट्रांजैक्शंस करी हैं, खर्चे करे हैं, ये करा है, वो करा है। इस पूरी कहानी को पढ़ते वक्त लिख लेना जो जो पॉइंट्स आपको समझ में आते जाएं, और फिर इन 10 सवालों के जवाब देना। 9 सवाल ये रहे और 10वां कहां गया, 10वां सवाल ये रहा। इन 10 सवालों के जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे देना, इंस्टा पे मैसेज करते रहते हो वहां कर देना, लेकिन मुझे जवाब चाहिए होगा इसका। ठीक है दोस्तों, और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि मैं इस चैप्टर का कभी लाइव सेशन अगर लेकर आया, जो कि मैं ऑफ कोर्स लाऊंगा कभी ना कभी, वहां मैं इसको सॉल्व भी कराऊंगा। बट क्योंकि ये अभी इतना इंपॉर्टेंट, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है कि आपसे ना हो पाए, तो इसको प्लीज सॉल्व करना और कमेंट सेक्शन में जवाब देना कि सर लाइन वाइज पहले का आंसर ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये। बड़ा मजा आएगा भाई, और ये मेरा होमवर्क है भैया, ये होमवर्क है जो आपको करना है।
और सच बताऊं तो वीडियो देखिए ना, अभी अभी कर लो, 5 मिनट लगेंगे, करके खत्म करो। ठीक है दोस्त? All right. So that's it from my side. This is Shivam Lotwani signing off for today. Thank you so much बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के ऊपर इस वन शॉट को देखने के लिए, और जो भी मैंने पढ़ाया है, समझाया है, बहुत अच्छी अच्छी डेफिनेशंस हैं। ये पूरे नोट्स, ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आपको क्या करना है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, नोट्स का लिंक, उस पर क्लिक करना है, आपकी ऐप खुल जाएगी और ऐप से नोट्स डाउनलोड हो जाएंगे, वो भी एब्सोल्युटली फ्री, 1 रुपया नहीं लगेगा आपका। आपकी फ्री पढ़ाई में आपके बड़े भाई शिवम लोटवानी का पूरा सपोर्ट है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, जय हिंद।